सभी हम आप सभी के आभारी हैं कि आपने इस कार्यक्रम को एक्नॉलेज किया है और इस कार्यक्रम के बारे में सराहना की है। साथ ही आपने श्रीमान आयुक्त महोदय को जो सम्मानित करके इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया है, इसकी सफलता को एक्नॉलेज किया है, उसके लिए आयुक्तालय का नवाचार प्रकोष्ठ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से डॉक्टर जीपी सिंह साहब को, प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, कि वे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमान आयुक्त महोदय को सम्मानित करना चाहते हैं और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर जीपी सिंह जी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय आयुक्त संदेश नायक साहब, मुख्य अतिथि अफरोज साहब, स्टेट कोऑर्डिनेटर विनोद भारद्वाज जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं सहभागी बंधुओं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ज्ञान गंगा जो प्रोग्राम इनिशिएट किया है आयुक्तालय के द्वारा, उसने वास्तव में कॉलेज शिक्षकों के लिए शैक्षणिक जो वातावरण है उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया है। मेरे लिए हर्ष का विषय यह है कि इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहीं से रसायन विभाग के द्वारा इनिशिएट हुआ। ये हमारे लिए खुशी की बात है। उसी से शायद एक आइडिया आया विनोद जी के दिमाग में, और उसी की सफलता को देखते हुए विभिन्न महाविद्यालयों को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व दिया गया। फिर से हमारे लिए परम हर्ष का विषय यह रहा कि बीकानेर के जो दो राजकीय महाविद्यालय हैं, हमारा महाविद्यालय और एमएस कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है, दोनों को मिला के पूरे राजस्थान में हमारे कॉलेज को तो सबसे ज्यादा एफडीपी मिले ही मिले, दोनों को मिला लें तो बीकानेर किसी एक जिले को जो एफडीपी आवंटित हुए उसमें भी हमारा जिला सबसे आगे रहा। तो ये हमारे लिए, और एमएस कॉलेज के प्राचार्य जी हमारे साथ हैं, सभी के लिए हर्ष का विषय है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो कार्यक्रम है एक बहुत, देखिए मैंने रिफ्रेशर कोर्सेज अटेंड किए हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेज अटेंड किए हैं, जितने सहज तरीके से और जितने इफेक्टिव तरीके से एफडीपीज और जिस हाईएस्ट लेवल का जो इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है, चाहे आप एक्सपर्ट के टर्म्स में सोचिए चाहे पार्टिसिपेंट्स के टर्म्स में सोचिए, जो संवाद हुआ है, जिस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और ये जो कार्यक्रम है आने वाले समय में निश्चित रूप से जितने भी कॉलेज शिक्षक हैं उनके लिए और जितने भी छात्र हैं अंततः उनके लिए भी लाभदायी सिद्ध होगा। मैं बीकानेर के हम दो कॉलेज हैं, दोनों ही कॉलेज के प्राचार्यों की ओर से परम सम्माननीय आयुक्त महोदय का इस अवसर पर सम्मान तो नहीं कह सकता, फिर भी धन्यवाद कह लीजिए, अर्पित करना चाहता हूं एक सम्मान प्रतीक के माध्यम से। आशा है कि सर उसे स्वीकार करेंगे और भविष्य में भी बीकानेर के जो कॉलेजेस हैं उनको इसी तरह का शैक्षणिक दायित्व सौंपते रहेंगे। एक बार पुनः विनोद जी को, संदेश नायक साहब को, वीके गोयल साहब को बीकानेर के डूंगर कॉलेज के ऊपर अधिक भरोसा करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और पुनः इसमें कोई शक नहीं है, जैसा आपने कहा भी है, और हम इस बात को अक्सर कहते हैं कि बीकानेर हमारी टेस्टिंग लैब है। हम हर कार्यक्रम के लिए सबसे पहले डूंगर कॉलेज बीकानेर, और जैसा अभी मैंने कहा भी था जीसीए और इन कॉलेजेस को हम सबसे पहले संपर्क करते हैं कि अगर यहाँ कोई कार्यक्रम सफल हुआ है या उसमें किसी सुधार की गुंजाइश है तो वो हमें मिलती है, फीडबैक मिलता है और कार्यक्रम को उस रूप में लिया जाता है।
सर मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है, और जिस तरह आपने कहा भी कि इसमें कोई शक नहीं कि ज्ञान गंगा का पहला पायलट फेज जब हुआ, पहला कार्यक्रम वो डूंगर कॉलेज बीकानेर में हुआ था। और डूंगर कॉलेज बीकानेर की उस कार्यक्रम की फीडबैक और सफलता के बाद उस कार्यक्रम के 2 और पायलट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज छाऊ में आयोजित किए गए थे। और उसके बाद उन टोटल प्रोग्राम्स की सफलता और उन कार्यक्रमों के आधार पर इस प्रोग्राम को पूरे राजस्थान में लिया गया। मुझे यह कहते हुए खुशी है, और सभी लोगों को जो इस आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मुझे बताना चाहूंगा कि डूंगर कॉलेज वो महाविद्यालय भी है जहां केवल अगर प्रोग्राम आवंटित किए हैं तो कुछ प्रोग्राम खुद प्रिंसिपल साहब ने इनिशिएटिव लेकर कि हमें 3 प्रोग्राम अगर आप और देंगे, हम इन विषय में भी आपके लिए प्रोग्राम आयोजित करवाएंगे, राजस्थान के लिए प्रोग्राम आयोजित होंगे। और निसंदेह उसके लिए नवाचार प्रकोष्ठ आपका आभार व्यक्त करता है। राजस्थान में केवल 3 ही महाविद्यालय ऐसे थे जिन्होंने स्वैच्छिक आधार पर कार्यक्रमों की मांग की थी। डूंगर कॉलेज बीकानेर, 4 महाविद्यालय बल्कि कहेंगे, डूंगर कॉलेज बीकानेर, एमएस कॉलेज बीकानेर, और उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गंगानगर। इसके साथ ही हम 2 ऐसे महाविद्यालयों का नाम भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आज के इस समापन समारोह में लेना चाहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू से हमें एक अनुरोध प्राप्त हुआ था कि गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू को भी ज्ञान गंगा में कोई कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए दिया जाए, और वो करवाना चाहते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज टोडा राय सिंह से, तो एक बहुत छोटा कॉलेज है, लेकिन टोडा राय सिंह कॉलेज ने ये व्यक्त किया, अपनी अपनी आग्रह किया कि इंग्लिश में वो प्रोग्राम आयोजित करवाना चाहते हैं, जबकि वो खुद 2018 बैच के हैं। इस तरह की ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात जो की जा रही थी, निसंदेह वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई है, और हम सब प्राचार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे इसी प्रकार की एक तीसरी लैब, जहां कभी बड़े प्रोग्राम को, बड़े पायलट फेज को जब कभी लाना होता है, तो हम अक्सर उस महाविद्यालय को आग्रह करते हैं, और न केवल आग्रह करते हैं, वो उस प्रोग्राम को उस बखूबी से करते भी हैं, और बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज चूरू डॉक्टर दिलीप सिंह जी पूनिया साहब से कि वे अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें, और वो उनकी तरफ से एक प्रतीकात्मक आलेख जो श्रीमान आयक महोदय के लिए समर्पित करना चाहते हैं, वो उसे समर्पित करें। डॉक्टर दिलीप पूनिया साहब। थैंक यू विनोद जी भारद्वाज सर। ज्ञान गंगा कार्यक्रम के इस सत्र के जो कार्यक्रम श्रृंखला थी उसके वैलिडिटी फंक्शन में आज यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष माननीय संदेश जी नायक सर, मुख्य अतिथि डॉक्टर अफरोज अहमद साहब, विनोद जी भारद्वाज साहब, सभी जिला नोडल प्रभारी साहिबान, आयुक्तालय परिवार से सभी सम्मानित संकाय सदस्यगण और उपस्थित सभी प्रिय सहभागियों। सर, कोरोना संक्रमण काल के इस जो भीषण आपदा थी, इस आपदा को अवसर में बदलने का जो इनिशिएटिव आयुक्तालय द्वारा लिया गया, इनोवेशन सेल के द्वारा लिया गया, माननीय संदेश जी सर के इनिशिएशन के द्वारा जो इनोवेशन किया गया, इसके लिए राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू परिवार की तरफ से हम माननीय संदेश सर का अभिनंदन करना चाहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने हमें वो अवसर दिया जो एक ओरिएंटेशन, एक रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से न केवल प्रदेश के बल्कि देश, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के इस पैनलिस्ट जो सम्मानित वक्तागण हैं, उनको हम अन्य कोर्सेज में, अन्य कार्यक्रमों में हमारे निर्धारित समय पर, हमारे निर्धारित स्थान पर एक जगह उनको आमंत्रित करना संभव ही नहीं हो पाता था। ये जो इनिशिएटिव लिया गया निश्चित रूप से आगामी समय के लिए भी हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि इस तरह के आयोजन ऑनलाइन मोड पे हम बहुत सक्सेसफुली आयोजन कर सकते हैं, और सभी के लिए ये फायदेमंद भी होगा, लागत भी हमारी कम आती है, हम अपने कार्यस्थल पर ही न्यूनतम समय में इसको हम संपन्न कर सकते हैं। और इसके माध्यम से जो डिजिटली मोड से पीपीटीज के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से जितना अच्छा बढ़िया प्रदर्शन, ज्ञान संवर्धन होता है, वो सब कुछ इस इनोवेशन के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को, और हम अपने कहें चूरू वाले कि माननीय संदेश सर का हम नागरिक बिल्कुल अभिनंदन करते हैं, और इस संबंध में एक अभिनंदन पत्र उनको भेंट करना चाहते हैं, जिसके कुछ शब्द सर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपका अभिनंदन करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता एवं हर्ष का अनुभव हो रहा है। आपके सफल, सशक्त प्रशासकीय नेतृत्व और क्षमताओं के निर्देशन में राजकीय महाविद्यालय में संचालित ज्ञान गंगा कार्यक्रम उच्च शिक्षा जगत में एक अविस्मरणीय और अभिनव प्रयोग रहा है। ज्ञान गंगा कार्यक्रम आपकी पहल पर शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन, कक्षा अध्यापन, कौशल विकास, शोध प्रोत्साहन एवं संकाय सदस्यों को राज्य स्तर पर विषय
विशेषज्ञ के रूप में प्लेटफॉर्म उपलब्ध के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक नवीन नवाचार बनाने में सक्षम हुए। उच्च शिक्षा में आपके द्वारा प्रदान की गई ज्ञान गंगा की इस पहल का प्रतिफल है कि हमारे शिक्षक जहां एक और नवीन शैक्षिक तकनीकी एवं ज्ञान के व्यवहारिक एवं सार्थक उपयोग से यहाँ छात्रों को लाभान्वित हुए, उन्हीं के व्यक्तित्व के विकास में नए आयाम भी विकसित हुए, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षिक, सह शैक्षिक, सामाजिक विकास पर दृष्टिगोचर हुआ है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में नवाचार की इस अनोखी पहल से उनके चहुमुखी विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आप सचमुच निष्काम कर्मयोगी हैं। ज्ञान गंगा वस्तुतः ज्ञान की पावन गंगा के रूप में आपके द्वारा प्रदत्त ऐसा अमृत फल है जिसने उच्च शिक्षा जगत में नई चेतना का संचार किया है। इससे उच्च शिक्षा जगत वैश्वीकरण के इस दौर में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपकी इस प्रायोगिक व्यवहारिक सोच की सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और ये कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार उच्च शिक्षा के सूर्य को विकास के अभिनव क्षितिज तक दैदीप्यमान करते रहें। सर, हम ये आज ऑनलाइन सांकेतिक रूप से समस्त आयुक्तालय माने और संदेश सर के लिए भेंट कर रहे हैं। शायद परसों संभावित है, चूरू राजकीय विधि महाविद्यालय में उनका आने का है। हम आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आग्रह करते हैं, माननीय विनोद जी सर से भी आग्रह करते हैं कि आप ये बात उन तक कन्वे करें, कन्विंस करें कि जब भी वो चूरू आए, पूरा संकाय सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उनको ये संकेत चिन्ह और अभिनंदन पत्र भेंट करना चाहते हैं। आपने हमें अवसर दिया विनोद जी, इसके लिए आपका हार्दिक आभार पूरी लोहिया कॉलेज फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। धन्यवाद पुनिया साहब। और मैं कहूँगा कि आप एक बड़े भाई के रूप में जब कभी आपसे आग्रह किसी कार्यक्रम के लिए किया जाता है, आप उसे बखूबी सादगी के साथ पूरा करते हैं। और धन्यवाद MM शेख साहब का भी, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया तो सर आप कहीं किसी कार्यक्रम में बैठे हुए थे और शायद आपने फ़ोन नहीं सुन पाए, तो मैंने शेख साहब को ये आग्रह किया कि वे प्राचार्य जी को निवेदन करें कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है। सर, आपके ये इस प्रोत्साहन और सावर्धन से कार्यक्रमों को नई ऊर्जा और नए प्राण मिलते हैं। इन आपके जब प्राचार्य जो इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति करते हैं, यदि वो इनके बारे में अच्छा मत रखते हैं, तो उनकी दुगनी ऊर्जा के साथ इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति होती है। ये सभी कार्यक्रम छात्र एवं शिक्षक हित में आयोजित किए जाते रहे हैं। आयुक्तालय की ओर से चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें कहीं न कहीं जनहित और हमारा शिक्षा हित दोनों ही उसमें सर जुड़े हुए होते हैं। हमें ये कहते हुए खुशी है कि महाविद्यालय सभी राजकीय महाविद्यालयों से बहुत अच्छे फीडबैक हमें प्राप्त हुए। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें कोट करना चाहूँगा। जब यहाँ पर आईं कार्यक्रमों की रिपोर्ट, तो शेख साहब चूँकि मैं आपको देख पा रहा हूँ, और दूसरी मैं ये उदयपुर कॉलेज की जूलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जब ये दोनों रिपोर्ट्स यहाँ आई थी, रिपोर्ट्स हमारे पास अनेकों महाविद्यालयों की आई हैं, और वो सब जब रिपोर्ट अवलोकनार्थ श्रीमान आयुक्त के पास जाती हैं, तो 2 महाविद्यालयों की रिपोर्ट को उन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट बताया, और बल्कि मुझसे ये निर्देशित भी किया मुझे कि मैं आपसे आग्रह करूँ कि इसकी सॉफ्ट कॉपी आप पूरी करा कर भिजवाएँ, उस पर टीम का फोटोग्राफ भी लगाएँ, जिसमें प्राचार्य महोदय होंगे, और वो उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजें ताकि इसे हम अपलोड करवाना चाहते हैं बाकी महाविद्यालयों को, कि वो भी इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करें। एक अच्छी रिपोर्ट का तैयार होना केवल आयुक्तालय के लिए आवश्यक नहीं है। ये रिपोर्ट जब MHRD भेजी जाएँगी, और जैसा श्रीमान आयुक्त महोदय भी कह रहे हैं कि उसके साथ हम रिपोर्ट भेजेंगे, और उसके साथ कुछ रिपोर्ट से संलग्न होकर जाएँगी, उसमें हम चाहते थे कि रिपोर्ट का अच्छा होना अपने आप में आवश्यक है। और बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई इन दोनों महाविद्यालयों की, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर और ये गवर्नमेंट कॉलेज चूरू की। उसके बाद कुछ अच्छी रिपोर्ट्स और भी उसके बाद हमें आई हैं, जिसमें जुड़ते जा रहा है क्रम, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, MSD कॉलेज भरतपुर, इस तरह की अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जब ब्रोशर बनाने की बात आई थी और इसके फ्लैक्स तैयार कराने की बात आई, तो 2 महाविद्यालयों के ब्रोशर बहुत अच्छे आए। उनमें एक महाविद्यालय था गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़, जिन्होंने इतना इतना अच्छा डिजाइन किया उस ब्रोशर को डेडिकेशन के साथ में, और एक दूसरा था गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, जो हिंदी का कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने एक नया आयाम दिया उस बैनर को। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब फ्लायर्स को और बैनर्स को एकत्रित करके हम कहीं न कहीं रिकॉर्ड में हम इसको पेश करेंगे, रिकॉर्ड में आगे भेजेंगे। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी लगभग सभी महाविद्यालयों ने क्रिएटिविटी की है, फ्लायर बनाने में, बैनर बनाने में, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अपीलिंग हुई हैं। और इसी प्रकार के कई सारे जो नवाचार परक आयाम स्थापित किए हैं महाविद्यालयों ने। इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लोगों को हो सकता है असहजता हुई हो, और ये स्वाभाविक भी है।
कुछ लोग स्थायी आलोचक होते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए, और हमें इस बात की खुशी होती है कि उनकी आलोचना से भी हमें सीखने को मिलता है। वो आलोचना इसलिए नहीं करते कि उन्हें आलोचना करनी है, वो आलोचना इसलिए करते हैं कि वो अपना धर्म का निर्वहन करते हैं, और ऐसे आलोचकों से हमें इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने का अवसर मिला। मित्रों, लेकिन उससे ज़्यादा हमें इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आशीर्वाद मिला, इस सफलता के लिए प्रेरणा मिली, उत्साहवर्धन मिला। और ये सब उन महाविद्यालयों की जो आयोजक महाविद्यालय हैं, इस कार्यक्रम को कराने में क्या समस्याएँ आई होंगी, ये निश्चय ही वो महाविद्यालय जानते हैं जिन्होंने आयोजन किया है। जब चूरू कॉलेज का कार्यक्रम हो रहा था, तो यूजीसी के ये सीनियर जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से लेकर, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को जब यहाँ पर लिया, और एक थोड़ा सा परिवर्तन होते ही उनको कहा कि साहब अगर 1 घंटे भी आपने परिवर्तन कर दिया तो हमारा पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि लोग पहले से बुक हो चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली कि किसी कार्यक्रम को करने के बाद उसे किस तरह निर्वहन किया जाएगा। लेकिन निश्चय ही हमारे सभी महाविद्यालय बधाई के पात्र हैं कि आपने इस कार्यक्रम को इस तरह आयोजित किया है। और ज्यादा बधाई के पात्र वो महाविद्यालय भी हैं जो आयोजक नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ से पार्टिसिपेंट्स को जब आना था तो प्राचार्यों ने समय रहते पार्टिसिपेंट्स को सूचित किया और उन्हें इस बात के लिए निर्देशित किया कि वो कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। मित्रों, ये सफलता पूरे सिस्टम की है, और कहेंगे कि सफलता के लिए सिस्टम को क्रेडिट दी जानी चाहिए। उसके लिए सारे प्राचार्य, हमारे सारे कन्वीनर्स, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और पूरी आयोजन मंडल की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। हमारे साथ चूंकि डॉक्टर अफरोज अहमद साहब जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफरोज अहमद साहब हमारे इस बात के आज कार्यक्रम के गवाह हैं कि राजस्थान ने जो नवाचार किया है उसकी किस प्रकार की फीडबैक हमें प्राप्त हो रही है। मैं मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह डॉक्टर अफरोज अहमद साहब का एक संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करें कि वो अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी टू डॉक्टर अफरोज अहमद साहब। A very warm welcome today's chief guest, Dr. Afroz Ahmed sir. And it is my honor and privilege that I am having opportunity to introduce our chief guest at this platform. Dr. Afroz Ahmed is an internationally acclaimed environmental scientist, academician, development administrator, and a former civil servant. The expertise of Dr. Ahmed includes policy planning for the environmental management, human relief, rehabilitation and resettlement, water resource development and management, forest and wildlife conservation and management, including the establishment of national parks, sanctuaries, and conservation reserves. And the list is very big, but I will just point out some notable achievements and contributions made by Afroz Ahmed sir to the nation. He is a pioneer in the application of environmental impact assessment and implementing the sustainable development in the Himalayas, Indo-Gangetic Plain, and peninsular regions of India. He is credited for evolving the policy and programs for the environmental production and management, and its application and implementation, coordination and supervision in the fields covering 4 major states, namely Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Rajasthan. He is credited for evolving the policy and programs for the human resettlement and rehabilitation. He is credited for the coordination of about 24 important litigations in Supreme Court, High Courts of MP, National Green Tribunal challenging the Narmada projects and evolving the strategies to defend it. He is credited in evolving the mechanism for negotiations and diplomacy for conflict resolution related to shared natural resources and development of strategies and technologies based on ecosystem approach for the management of natural resources for sustainable development in the country. He has been official at various positions. Dr. Ahmed is currently advisor to the government of Maharashtra for the environment, forest, and human resettlement and rehabilitation affairs related to Sardar Sarovar, that is Narmada project, with the status of state guest since January 2019. Dr. Ahmed has served about 4 years as the full-time member of Environment and Rehabilitation section in the Narmada Control Authority, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources. Dr. Ahmed served as a member, highest this engineering position, an additional responsibility in the Narmada Control Authority appointed by the appointment the committee of the cabinet chaired by Prime Minister. Dr. Ahmed served as a chief vigilance officer.
He has served as a public information officer during 2005 to 2015 and appellate authority since June 2015 to November 2018. Dr. Ahmed served for 24 years as a full-time director, impact assessment and rehabilitation at Narmada Control Authority. Prior to joining the Narmada Control Authority, Dr. Ahmed served GB Pant National Institute for Himalayan Environment and Sustainable Development, Government of India, Ministry of Environment and Forest, Climate Change as the founding scientist during 1989 to 1991. He is the recipient of various awards also, and he has represented India abroad at many times at various platforms. Dr. Ahmed was recipient of United Nations Fellowship during 1988, 88, again in 1997, again in 2002. Ahmed was visiting guest professor of United Nations to Germany for the lecturing in UN's and Government of Germany's training courses on environment management during 1990. Then in 1997, Dr. Ahmed represented Government of India in the first international leadership training in the world as United Nations at United Nations University International Leadership Fellow. In 1998, Dr. Ahmed represented Government of India as a guest scientist of the Royal Swedish Academy of the Sciences, Sweden, which select Nobel laureates. He has written many books and prepared films, presented research papers, published research papers, and he was awarded with various honors. Dr. Ahmed was conferred dozens of national and international honors, awards, appreciation, and recognitions for his contribution in the field of environmental protection and management and sustainable development. The Certificate of Honor by the British Ecological Society, London in 1995, Distinguished Leadership Award in 1996, Man of the Year Gold Record Achievements Award, Research Board of Advisors 1997 by the American Biographical Research Institute, ABI, USA, Appreciation by United Nations University, Leadership Honor by Her Majesty Queen Noor of Jordan in 1997. And the list is very big. I will just mention one which is recent, that is Gramodaya Bandhu Mitra Puraskar for accomplishing the goal of Gram Swaraj after working of Gandhian perspective of agriculture, rural development, and self-contained villages by Gramodaya Chamber of Commerce and Technology, Hyderabad in 2020. I am really feeling honored and privileged that Dr. Ahmed is sharing board with us. Sir, board is yours. Thank you very much, Professor Jitendra Soni ji. I am delighted to be here, to be a part of this program, especially the important valedictory function organized under your leadership. And I feel proud to be a part of this program attended by eminent academicians of Rajasthan, various colleges, principal sahiban. Actually, I would like to congratulate especially the Commissionerate of College Education and Nayak Sahab and his team for such a innovative ideas evolved for the capacity building amongst the teachers on a very important subject, that is the environmental studies. Sikar is a place, it is a very historical place, and I must say that it is a part of such a ecosystem, especially the Arauli, that is the oldest mountain ecosystem on this planet Earth. Rajasthan itself, I found it is a divine land, and I had the opportunity to work very closely with Rajasthan government when I was representing Narmada, where the water was brought to your Barmer and Jalore. And I really feel proud about the culture, tradition of Rajasthan. I once again thank to you, Dr. Soni, and your team that you had made me a part of this program, represented, attended, participated by eminent
academicians of Rajasthan government of various colleges. As you all know that the subject जो आपने चुना है, मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान की भी भाषा, मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है, तो मैं हिंदी कोशिश करूंगा कि हिंदी में आपसे रूबरू हूं और आपसे अपने अनुभव को मैं साझा करूं। जैसा आप जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान हो गया जिस तरह से कमिश्नर साहब ने और तमाम प्राचार्यगण, इमिनेंट एकेडमिशियंस ने अपनी बातें साझा की, वो सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह के कार्यक्रम देश में हर राज्य में होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसके बलबूते आप किसी चीज को भी प्राप्त कर सकते हैं और विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और एजुकेशन के द्वारा ही लोगों को आप अधिकारिता या एम्पावरमेंट प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी वर्ग का। तो इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और जहां तक विषय है पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का, जो विषय आपने चुना है, वो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि आज पूरी दुनिया एक छोटे से पैंडेमिक की वजह से, आप लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है, 10 ही 5 दिन बाकी होंगे, कि पूरी दुनिया आज ठहरी हुई है, स्थिर है और सोच नहीं पा रही है, अभी तक ये नहीं सोचा जा रहा है कि ये बीमारी कहाँ से फैली, कैसे फैली, ये पैंडेमिक। और आज शायद ये मौका जो आपने मुझे दिया वो इसी पैंडेमिक की वजह से है कि आज मैं आपसे रूबरू एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हूँ, और शायद रूबरू होने में लोगों को बहुत ही कठिनाइयां हो रही हैं, इतना सामान्य जिंदगी लोगों की नहीं रह गई है। तो ये भी एक पर्यावरण का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि एक जूनोटिक डिजीज के रूप में, एक पैंडेमिक के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में पूरी दुनिया में फैला। पर्यावरण, जैसा आप जानते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है। जब से ये दुनिया ईश्वर ने, भगवान ने, रब ने जब ये कायनात बनाई आज से 1374 करोड़ साल पहले, तो जब कायनात बनाई, इंसान को एक पृथ्वी भी रचना किया जिसकी उम्र आप जानते हैं कि 475 से 480 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी बना दिया, पृथ्वी बनाने के बाद चांद सितारे बना दिए, आसमान बना दिया, नदियां बना दी, समंदर बना दिए, झीलें बना दिया, और इसके साथ साथ पर्वतों को बनाया। और सब बनाने के बाद फिर इंसान को अपने उस किंगडम में, अपनी उस राजधानी में एक प्रोबेशनर के रूप में भेजा और एक किराएदार के रूप में भेजा। मैं ये कहना चाहूंगा, इंसान को ये ताकत भी दिया ईश्वर ने कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसको समझ सके। उसको ये ताकत भी दिया कि आप ये जो प्राकृतिक संसाधन हम आपको दे रहे हैं, जंगल, जमीन, हवाएं, नदियां, झीलें, पर्वत, महासागर, ये इसका आप इस्तेमाल भी करें और अपनी जिंदगी को गुजर बसर करें और एक सामंजस्य बना के रहें। कहने का मतलब यह है कि इंसान को ईश्वर ने एक प्रोबेशनर के रूप में यहां भेजा। जैसे नौकरी में हम जाते हैं, साल भर 2 साल काम करते हैं प्रोबेशनर के रूप में, अगर हमारा काम अच्छा होता है तो हम अस्थायी होते हैं। तो एक हिसाब से जो इंसान है वो इस पृथ्वी पर एक प्रोबेशनर के रूप में है। उसको इस पृथ्वी से वापस जाना है, उसने जो काम किए हैं उस काम का उसको हिसाब देना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। आप जानते हैं कि एक छोटे से चिप्स में आज पूरी लाइब्रेरी आप इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। जिस ईश्वर ने इंसान को बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है, उसमें कितनी बड़ी ताकत है कि आपके अंदर ही सारे गुण और दोष को संचित कर रखा है। जब आप जाएंगे तो आपका हिसाब होगा और आपका जजमेंट उसी हिसाब से होगा। ये तो जिंदगी की एक फिलॉसफी रही, इंसान की एक फिलॉसफी रही, जो सबसे इवाल्व, सबसे ही विकसित प्राणी इस पृथ्वी पर ईश्वर ने पैदा किया। अब अगर देखें आप कि सदियों से, जनरेशन से इंसान किस तरह से इस पर्यावरण से मिलकर, सामंजस्य बनाकर एक बहुत खूबसूरत सा, एक बहुत हसीन माहौलियात पैदा करके रह रहा था।
आज ये हालात, बढ़ती हुई जनसंख्या, अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना, आज ये सामंजस्य में एक बिगाड़ पैदा कर दिया है, इस सामंजस्य को खत्म कर दिया है, इस सामंजस्य को प्रभावित कर दिया है। और आज प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल तो किया ही, उस प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल के साथ साथ उसको मॉडिफाई भी किया, परिवर्तित भी किया, और उसके साथ साथ उसको हमेशा के लिए नष्ट भी कर रहा है। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया ये सोचने को मजबूर है कि हाँ, कुछ प्राकृतिक संसाधन या माहौलियात या एनवायरनमेंट भी महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, जो शायद पहले नहीं था। मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर ईश्वर ने सारी चीजें व्यवस्थित नहीं बनाई होती तो इंसान शायद नहीं रह पाता। अगर आप देखें कि जो सूरज की रोशनी है किस तरह से इस पृथ्वी पर आती है, और तमाम तरह के ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं हमारे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ये उसको संचित करके और पृथ्वी को एक तापमान देते हैं जगह जगह पर, और रहने वाले लोग उससे जीवित रहते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई प्रभाव कर दीजिए तो वो संतुलन बिगड़ जाता है। उसी को आप आज ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, आज उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके 1750 में, आज से 300 वर्ष पहले लगभग, जो 280 पार्ट पर मिलियन था, आज 415 से 420 पार्ट पर मिलियन हो चुका है। यानी कुदरत की बनाई हुई चीज में आपने इजाफा कर दिया, उसमें बढ़ा दिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बढ़ गए, मीथेन बढ़ गए। तो इस तरह से जो भी चीजें कुदरत ने बनाई थी उसमें आपने परिवर्तन कर दिया, और इस परिवर्तन का कारण है अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई शहरीकरण। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे देश में 17% आबादी शहरों में रहती थी 1950 में। आज लगभग 35 से 40% आबादी शहरों में जा चुकी। 1970 में लगभग 100 शहर ऐसे थे जिसकी आबादी 10 लाख के बराबर थी। आज लगभग 650 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो चुकी। अब आप सोच सकते हैं, कुछ शहर तो ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कलकत्ता हो, बेंगलोर हो। इस तरह के शहर हैं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन जिनकी आबादी बढ़ती जा रही है। आज ये चिंता का विषय है, आज ये बहुत बड़ी चिंता का विषय यह है कि हमारे यहाँ अभी भी कानून नहीं है कि शहर की आबादी कितनी होगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर होना चाहिए, जो नहीं है। और ये निर्धारित करना चाहिए कि जो गांव के लोग हैं वो शहरों में क्यों जाते हैं। ये बड़ी भारी चुनौती है। आप तमाम जो एकेडमिशियन है, शिक्षाविद हैं, उनको ये सोचने को मजबूर करता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि वो सोचें कि इतनी जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, इतनी बड़ी बढ़ती हुई जो आबादी है शहरों में, उसको कैसे हम रोकथाम करें, उसके लिए हम कौन से कानून लाएं कि जो शहर का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, आज क्या हो रहा है। आज शहरों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, आज वहां की सामाजिक स्थिति खराब हो रही है, आज वहां की सबसे बड़ी जो स्थिति खराब हो रही है वो इकोलॉजिकल कंडीशन खराब हो रही है, अर्बन इकोलॉजी खराब हो रही है। और वो अर्बन इकोलॉजी, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे हाइजीन हो, ये सब प्रभावित हो रहा है। तो आज जरूरत है शहर में वनों को, फॉरेस्ट को डेवलप करने का जो है नीति निर्धारित होना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि राजस्थान बहुत ही सेंसिबल स्टेट है, राज्य है। वहां के लोग सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत धनी हैं, और इस जो है लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहिए कि शहर जो भी हैं वहां पर जो फॉरेस्ट कवर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। मुझे पता है कि राजस्थान के अपने काफी लिमिटेशंस हैं। आज अरावली पर्वत वहां की सबसे बड़ी धरोहर है। आज उस अरावली से भी आप समझिए कि खूबसूरत सी नदियां निकलती हैं। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी है। तो आज जरूरत है कि हम हर कॉलोनी में जो भी अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें वनों को विकसित करने के लिए कुछ एरिया ईयर मार्क होना चाहिए, जिसके लिए आप एकेडमिशियन आवाज उठाएं
और जिससे सरकारें कानून बनाए कि जो भी कॉलोनी बनेगी उस कॉलोनी में 5% जमीन वनों के लिए होगी, जंगलों के लिए होगी, इंडिजिनस जो वहां की स्थानीय प्रजातियां हैं उसके लिए। आप ये भी ध्यान दें, क्योंकि आप सभी तमाम कॉलेजेस के बहुत विद्वान दानिश्वर प्रोफेसर्स इसमें भाग ले रहे हैं, प्राचार्य भाग ले रहे हैं, कि आज गांव से शहरों की तरफ क्यों लोग भागते, उसका मुख्य कारण क्या है। मैंने 30 साल सरकार में काम किया, विभिन्न पदों पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, छोटी जिम्मेदारी से लेकर बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया। मैंने प्रैक्टिकली फील्ड में सारी चीजों को एप्लीकेशन का हमको मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था कि नर्मदा की वजह से मुझे 10 लाख से ज्यादा लोगों को उजाड़ कर अलग जगहों पर बसाने का मौका मिला। हमको जंगलों को फिर से लगाने का मौका मिला, हमको नदियों को सुधारने का मौका मिला, हमको चिकित्सा सुविधा, एजुकेशन को सुधारने का मौका मिला। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, या शिक्षा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जरूरत है। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो माइग्रेशन हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या है। अगर गांवों में ही सारी सुविधाएं मिल जाएं तो लोग क्यों माइग्रेट करके बंबई के स्लम में जाएगा, सूरत के शहरों में जाएगा जहां हवाओं में जहर है, दिल्ली जाएगा, क्यों जा रहा है। तो आज जो मैंने पाया कि सबसे मुख्य कारण है, एक तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट का, अच्छा रोजगार का कोई साधन नहीं है। दूसरी बात हेल्थ की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा की। दूसरा एजुकेशन का, शिक्षा की सुविधाएं शहरों के मुकाबले गांवों में विकसित ठीक से नहीं है, जिसकी जरूरत है। आप सब दानिश्वर लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं आपको अकेले नहीं कह सकता, पूरे देश के लिए बात है कि आज जो पढ़ लिख कर बाहर निकलता है वो अपने नेटिव प्लेसेस में भी जाने को नहीं चाहता है। उसका मुख्य कारण है कि उनके बच्चे वहां कैसे रहेंगे, वहां वो माहौलियात कैसे रहेगा। तो आज जरूरत है सोचने की कि हमको गांव को विकसित करना है। और सबसे बड़ी समस्या जो माइग्रेशन की है, पलायन की है, वो इकोलॉजिकल फैक्टर, मेरे हिसाब से वो इकोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे ड्राउट का है, फ्लड का है, लैंड डिग्रेडेशन का है, जमीनों की खराबी होने का कारण है, मौसम के परिवर्तन का है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, ये तो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम है ही है, और इकोलॉजिकल फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जरूरत है कि हमको प्रॉपर गांव के विकास की जरूरत है। तो इन्वायरमेंट, आप जानते हैं कि जो चीज हम परसीव करते हैं, देखते हैं हमारे चारों तरफ, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वातावरण हो, जो लिविंग चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वनस्पतियां हों, जंगल हों, जीव जंतु हों, और मनुष्य का उससे क्या इंटर रिलेशन है, यही हमारा पर्यावरण। तो अगर हम इसमें कोई प्रभाव करते हैं, सब इंटर रिलेटेड है, तो सारा माहौलियात हमारा बिगड़ जाता है। अब दिल्ली में जैसे एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, लोग किसानों को कहते हैं पराली जलाने से ही एयर पोल्यूशन फैलता है। मेरी विचारधारा डिफरेंट है, जो बड़ा प्रायोगिक है, कि जो हमारी अरावली है, अरावली के वनों को हमने नष्ट किया है, अरावली के जो घने जंगल हैं उसको हमने नष्ट किया है। जो हवाएं दूसरे जगहों से आती थी, छन के आती थी, फिल्टर होके आती थी, या वो पोल्यूशन जंगलों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, वो सीधे सीधे अब वो पहुंच रही हैं शहरों में, और चारों तरफ से पहाड़ियां नंगी होने की वजह से जो है फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है और समस्याएं हो रही। तो आज जरूरत है उनको संरक्षण करने की। अब अगर सबसे महत्वपूर्ण पहलू जमीन की बात करें आप, तो आप देखें कि हिंदुस्तान अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है कृषि भूमि में, 160 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमारी, लेकिन पैदावार के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हम लगभग 293 मिलियन टन फूड ग्रेन या खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, हमें जरूरत है लगभग 453 मिलियन टन फूड ग्रेन की 2018 तक। ये हमें कहां से आएगा? हमारी जमीनें अर्बेनाइजेशन में ली जा रही हैं, हमारी जमीनें तमाम तरह से परिवर्तित हो रही हैं, हमारी जमीनों का पैदावार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इरिगेशन सिस्टम की जरूरत है, एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन की जरूरत है जिससे प्रोडक्शन हो। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जो जमीनें हैं उसको हमको उसके हेल्थ कंडीशन को भी बचा के रखना है। आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में
जिस तरह से अंधाधुंध पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर वहां से निकल के आती है, तमाम उद्योगों के जहरीले रसायन उस पानी में मिलकर राजस्थान में आते हैं। मैं कभी इंदिरा गांधी कैनाल और जो हमारी नर्मदा कैनाल है उसके दौरे पर था, आपके जोधपुर और उन इलाकों में, जैसलमेर के इलाकों में। मुझे लोगों ने बताया, गांव वालों ने, कि किस तरह से वो बीमार हो रहे हैं। और ये मुझे सुनने में आया कि पंजाब और हरियाणा के इलाके में जो उद्योग हैं, उनसे निकला हुआ जहरीला चीज बिना ट्रीटमेंट किए हुए, बिना किसी प्रबंधन के वो पानी में डाला जा रहा है। तो आज जरूरत है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की। जो आप जैसे एकेडमिशियन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज जमीनों के प्रबंधन की जरूरत है और जमीनों के हेल्थ जब ठीक होंगे तभी हमारी पैदावार बढ़ेगी और हमारा माइग्रेशन रुकेगा। आज पंजाब में केचुओं की, अर्थवर्म की लगभग 20 प्रजातियां पहले होती थी जमीनों में, जो बहुत जरूरी हैं कार्बन को संचित करने के लिए, जमीन में जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए। आज वहां पर 2 प्रजातियां सिर्फ बची हैं क्योंकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से वो प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जमीनों को, हेल्थ को बनाया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक छोटे से इंटरवेंशन में अगर आप खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, ट्रैक्टराइजेशन के साथ साथ, आप मॉडर्न के साथ साथ अगर आप खेती कम मिट्टी को प्रभावित करते हैं, तो अगर आप मान जाइए कि 1% अगर कार्बन जमीन में आप संचित कर ले जाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन, तो 18 टन कार्बन आप इकट्ठा कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में कार्बन के लिए लड़ाई है, जद्दोजहद है कि कार्बन को कैसे कम किया जाए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को कैसे किया जाए। तो जमीन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कार्बन को संचित करने के लिए। जब आप बड़े बड़े ट्रैक्टर से जमीनों को जुताई करते हैं, उसकी प्लाउइंग करते हैं, तो जो कार्बन है वो निकल जाता है। तो इसलिए अब जरूरत है इंटरवेंशन की। और आप जैसे एकेडमिशियन जो एग्रीकल्चर के हैं या नेचुरल रिसोर्स के हैं या समाज शास्त्र के हैं, वो किसानों को बताने की जरूरत है कि खेती किस तरह से अच्छी की जाए जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ाई जाए। अब खेती के साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, वो पानी है। आप जानते हैं हमारा देश जो है 20 नदी क्षेत्र में है, गंगा बेसिन, जमुना बेसिन, नर्मदा बेसिन, कावेरी, कृष्णा, इसी तरह से साबरमती। अब आप जानते हैं कि नदियां किस तरह से अपने देश में हैं। जो हमारे पर्वत हैं, ये भगवान ने जो दिए हुए हैं, उसकी वजह से ये नदियां जो है निकलती हैं और तमाम राज्यों में उनकी जीवनदायिनी है। आप ताज्जुब करेंगे कि केवल 3 नदी बेसिन क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है और इंडस है। इसमें लगभग 65% पानी पूरे देश का इन्हीं बेसिन क्षेत्रों में है। बाकी की नदियों में बचा हुआ पानी है। हमारा राजस्थान जो कि अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, अरावली पर्वत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, साबरमती निकलती है, बनास निकलती है, लूनी है और इसके साथ साथ जवाई है, जो बहुत छोटी नदियां हैं, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 90 किलोमीटर जैसे जवाई बहुत छोटी नदियां हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये पहाड़ नहीं होते तो ये माहौलियात कैसा होता। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये पर्वत नहीं होते तो इस पृथ्वी पर जो टेम्परेचर होता वो भी बहुत डिफरेंट होता। पूरे पृथ्वी पर लगभग 300 मीटर तक पानी होता, मनुष्य किसी दूसरे रूप में होता। तो इसलिए पर्वतों के प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो पानी है नदियों में, वो हिमालयन जो रिवर बेसिन्स हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। अरावली बहुत छोटा माउंटेन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अरावली नहीं होता तो इंडस और गंगा बेसिन दोनों आपस में अलग अलग नहीं होती, शायद दोनों मिल जाती। इसलिए कुदरत ने अरावली आपको दिया, जिससे गंगा का पानी अलग हो गया, इंडस का पानी अलग हो गया। तो आज जरूरत है कि हिमालय को बचाने की, आज जरूरत है अरावली को बचाने की, आज जरूरत है सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन को बचाने की, जहां से महत्वपूर्ण नदियां, नर्मदा जैसी नदियां, तापी, ये नदियां निकलती हैं, वेस्टर्न घाट की नदियां। ये 4 महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको बचाने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को, आपके मुख्यमंत्री जी को मैंने एक बार मुलाकात में कहा भी था, लेकिन आप लोग उनको याद दिलाएं कि राजस्थान सरकार
माउंटेन के लिए, खासतौर से अरावली के प्रबंधन के लिए अलग विभाग ही बनाए, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी विभाग के लोग, फॉरेस्ट के लोग, पंचायत के लोग, रेवेन्यू के लोग और तमाम विभाग जो जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के लोग, ये सब मिलकर एक विभाग हो जिसपे अरावली को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। आज जरूरत है उसकी। तो इस तरह से पानी आज बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। पानी में आप नदियों के अलावा आप देखिए 20 नदी बेसिन क्षेत्र हैं जिसमें लगभग 75% नदियों का पानी बेकार हो रहा है। नदियां जो है कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते पर चल रही हैं, राज्यों में आपस में लड़ाई है क्योंकि पानी हमारा राज्य का विषय है। वो नदियां जो 2-3 राज्यों में जाती हैं वहीं पर सेंटर का यानी केंद्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, भागीदारी होती है। तो इसलिए जरूरी है कि नदियों के प्रबंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो। और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में रिवर बेसिन अथॉरिटी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरह से और राज्यों में भी रिवर बेसिन अथॉरिटी का जिक्र चल रहा है और प्लानिंग हो रही है, कार्यवाही हो रही है। तो नदियों को बचाने की जरूरत है। इसके साथ साथ नदियों के अलावा आप देखें झीलों को, जो वेटलैंड्स हैं, राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं, खासतौर से केवला देवी जो आपका है घाना और दूसरा आपका सांभर लेक। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का वेटलैंड्स है या झील है जिसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्जा है। रामसर कन्वेंशन के तहत ये दोनों झीलें मानी है और मानी गई हैं। लेकिन और भी इलाके हैं, मैंने देखा है, अजमेर का आना सागर है, पुष्कर है, तमाम और भी झीलें हैं क्योंकि डिजर्ट का एरिया है, वहां पर झीलों का बहुत ज्यादा महत्व है और उनको बचाने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस तरह से कॉलेजेस उससे जुड़ सकते हैं। जो स्थानीय कॉलेज है जहां पर झीलें हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, जो हमारा वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का रूल्स है, 2017 का कानून बना हुआ है, मैं उसका सदस्य हूं, उसकी गाइडलाइंस भी बनी हुई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो इस तरह से झीलों की बचाने की जरूरत है। झील क्यों महत्वपूर्ण है? झील कुदरत ने जिस तरह से इंसान के जिस्म में, बॉडी में किडनी पैदा किया है कि सब चीजें फिल्टर करके इंसान को अच्छा रखता है, इसी तरह से झीलें या वेटलैंड्स का महत्व है कि झीलें अगर नहीं होगी तो जो भी पानी निकलता है बारिश का, अगर झीलों में इकट्ठा होता है तो वहां पर फिल्टर होकर वो फिर नदियों में जाता है। तो एक हिसाब से वो फिल्टर का काम करती हैं, सारे पोल्यूशन को अपने अंदर सोखती हैं और फिर ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती हैं। स्थानीय मौसम में उनका रोल है, सबसे महत्वपूर्ण रोल है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा हैबिटेट है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हर गांव के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, गांव के जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जैसे मखाना का पैदा होना, बिहार में सबसे ज्यादा मखाना पैदा होता है जो आप देखते हैं फलाहारी के रूप में खाते हैं, वो झीलों में होता है। तो अगर झीलें हैं तो मछली पालन के लिए, सिंचाई के लिए, इसके बाद पीने के पानी के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो झीलों को बचाने के लिए मुहिम छेड़ने की जरूरत है। मैं बेहद खुश हूं आपको बताने में कि महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग एक जिला है जो रत्नागिरी का इलाका है, पहले रत्नागिरी हुआ करता था। वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कॉलेजेस के द्वारा प्राइवेटली कम्युनिटी वेस्ट वेटलैंड को एक वेबसाइट ही डेवलप कर दिया, जिसे मुझे मौका मिला उसको लॉन्च करने का। और लोगों ने अपनी मेहनत से वेटलैंड को बचाने के लिए पूरी मुहिम छेड़ रखी है। तमाम तरह के लोगों को, गवर्नमेंट को, प्रशासन को हमेशा उसका चेताया करते हैं, उनको सचेत करते रहते हैं कि अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है। आप सोच सकते हैं कि वेटलैंड कितना महत्वपूर्ण है। कश्मीर में श्रीनगर में बाढ़ आने पर 3 मंजिला बिल्डिंग्स डूब गई। क्या कारण है? क्योंकि सारे कैचमेंट को लोगों ने इंक्रोच कर लिया अर्बेनाइजेशन में। बड़े बड़े शहरों में बाढ़ कितनी ज्यादा आती है, बॉम्बे ही को ले लीजिए। बॉम्बे में ही जिस तरह से बाढ़ आई, क्योंकि वेटलैंड सब खत्म हो गए, पानी जो सोखने की क्षमता थी। अहमदाबाद में, दूसरे शहरों में, बड़ौदा में, आप कहीं भी रहे, हैदराबाद में, बेंगलोर में, जो भी झीलें थी ये कुदरती तौर पर एक बैलेंसिंग रिजर्वायर हुआ करती थी, ये लोगों ने खत्म कर दिया। आज जरूरत है वेटलैंड्स को बचाने की। पानी के लिए और महत्वपूर्ण जो चीज है, समंदर को अगर आप देखें, जिसमें 60% जो इलाका हमारा समंदर का है, ये मौसम को बदलने में, मौसम को लाने में इसकी भूमिका है। अगर समंदर नहीं हो तो मौसम नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। तो इस तरह से समंदर को बचाने की बेहद जरूरत है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लगभग 8 मिलियन टन वेस्ट जो है
समंदर में डंप किया जाता है। ये वेस्ट पेस्टिसाइड भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, तमाम तरह के सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं जो समंदर में हमारे जाते हैं। आज जरूरत है समंदर को बचाने की, इसलिए क्योंकि वो कार्बन का सिंक है। जो पूरी पृथ्वी पर कार्बन है उसमें 50% कार्बन खाली समंदर में है। और वो समंदर में कहां पर है? जो उसमें छोटे छोटे पौधे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उसके अंदर संचित है, उसके सेडिमेंट में है। अगर ये कार्बन रिलीज हो जाए तो पूरी कायनात नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए समंदर को बचाने की जरूरत है। खैर, अपने इलाके में राजस्थान में समंदर नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए आपके सामने साझा करना चाहा। इसके साथ साथ अगर ग्राउंड वाटर की बात करें, आज देखें पूरे देश में 21 जिले, 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर खतरे डार्क जोन में जा चुका है। यानी 200 फीट से नीचे आप बोरिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर जगह शहरों में ग्राउंड वाटर जो एक रिजर्व कुदरत ने पैदा किया था, वो रिजर्व भी लोगों ने प्रभावित कर दिया। क्योंकि मैंने बताया कि 3 ही बेसिन क्षेत्र हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, जहां पर 70% के लगभग पानी है। उसी तरह से ग्राउंड वाटर भी उसी इलाकों में है। जो और इलाके हैं जहां पर ग्राउंड वाटर एक रिजर्व के रूप में है, कुदरत ने खजाने के रूप में दिया है, जिसको खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ग्राउंड वाटर के खर्चा करने से आप देख रहे हैं कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, रेगिस्तानीकरण हो रहा है, सैंड ड्यून शिफ्ट हो रहे हैं, डिजर्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर प्रभावित हो गया। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपके राजस्थान से करीब था, वो सिविलाइजेशन नष्ट होने का कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था मौसम में परिवर्तन, बारिश का ना होना, डिजर्टिफिकेशन होना। तो इस तरह से ये समस्याएं पर्यावरण की बहुत गंभीर हैं। अगर हम पहले से नहीं चेते तो आगे परिणाम बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इसलिए अभी से चेतना जरूरी है। अब जो आखिरी मुद्दा है जंगल का, वो मैं बताना चाहूंगा कि जंगल जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लगभग 35% पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। 10 ऐसे देश हैं, रशिया है, ब्राजील है, हमारा देश है, जिसमें 65% जंगल हैं पूरी दुनिया के। आप सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना रिच है, कितना धनी है। आज जंगलों से 3/4, 3/4 जो पानी इस पूरे प्लानेट पर आ रहा है, वो जंगलों से आ रहा है। 1/3 पानी जो शहरों में आ रहा है, वो जंगलों से आ रहा है। जंगल एक सिंक का काम करता है कार्बन के लिए। जैसा मैंने बताया, 50% कार्बन अगर ओशन में है, समंदर में है, तो 50% कार्बन जो है वो जंगलों में और जमीनों में। तो अब जंगलों के महत्व को आप समझते हैं कि जंगलों को अगर हम काटते हैं तो कार्बन हमारा रिलीज हो जाता है और वो एटमॉस्फेयर में जाके कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है। फिर आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग होती है, मौसम में परिवर्तन होता है। आज अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो इस तरह से जंगलों को बचाने की बेहद जरूरत है। जंगल पूरी दुनिया के लगभग 16.2 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 16.2 ट्रिलियन डॉलर रेवेन्यू देते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल या इन्वायरमेंटल सर्विसेज, जो पर्यावरणीय सेवाएं देते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन को संचित करना, मौसम को रेगुलेट करना, मिट्टी को बनाना, मिट्टी को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी ऑर्गेनिक मैटर, उसकी उपजाऊ क्षमता को मेंटेन करना, पानी को रिजर्व करना, ये जंगलों का काम है। इसके साथ टिम्बर वैल्यू छोड़ दीजिए, लगभग अगर नॉन मार्केटेबल यानी जिसका मार्केट यानी व्यवसायिक नहीं है, वो वैल्यू अगर आप देखिए जंगल का, तो लगभग 45 से 75% पूरी दुनिया की आबादी को इन्वायरमेंटल सर्विसेज दे रहे हैं जंगल। जंगल में जो कार्बन है वो 1.3% ज्यादा है जो फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोलियम और उसमें जमा है। आप सोच सकते हैं कितना महत्व है। मुझे बेहद खुशी है कि जंगलों को बचाने के लिए राजस्थान जैसे सांस्कृतिक प्रदेश, इतना धनी प्रदेश, जहां से शुरुआत हुई केजरी के पेड़ को बचाने के लिए, बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी राजस्थान पूरी कोशिश करता है अपने ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कॉलेजेस अपने यहाँ एक छोटा सा कॉलेज फॉरेस्ट्री डेवलप करें। मैं डीएसटी की एक कमेटी को चेयर करता था। मैंने एक पॉलिसी बनाई थी कि हर कॉलेज में एक ऐसा
छोटा सा एरिया होना चाहिए जिसमें कॉलेज फॉरेस्ट्री के नाम से होना चाहिए, जिसमें इंडिजिनस यानी स्थानीय पौधे वहां पर लगाए जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, जमीनें नहीं है, तो छोटे जमीन में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जो भी है नर्सरी के रूप में उनको डेवलप करना चाहिए। तो उससे क्या है, लोगों में दिलचस्पी बढ़ती है, बच्चों में, खैर कॉलेज के बच्चे जानकार होते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर बढ़ती है दिलचस्पी या इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इस तरह से जंगलों को बचाने के लिए काम किया जा सकता है। जंगल एक ऐसी धरोहर है जिसमें आज इस कोरोना पीरियड में, इस पैंडेमिक पीरियड में, आज मैं कहना चाहूंगा कि नेचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आज बड़े उद्योगों के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो नेचर पर खर्चा करने की जरूरत है, यानी वेटलैंड को बचाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, अर्बनाइजेशन को सुधारने के लिए, अर्बन इकोलॉजी को सुधारने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि नेचर के ऊपर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आज जो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट है पूरी दुनिया में, हमारे देश में, वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, पर्यावरणीय दृष्टि से अनसस्टेनेबल है। हमारे देश में लगभग 40% जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो नेचुरल रिसोर्स को लेकर है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पानी हो। तो आज पर्यावरण एक कॉमन हेरिटेज है हमारा, और इस कॉमन हेरिटेज को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, मिलकर है। मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में मुझे आने का मौका मिला और अपने अनुभव को, जो प्रैक्टिकल अनुभव है, उसको शेयर करने का मौका मिला। मैं जंगल के बारे में एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में लगभग 50 हेक्टेयर जमीन नर्मदा के जंगल डूबने के बदले में लगानी थी। वहां पर बड़ा पहाड़ी पूरी नंगी थी, कुछ भी कोई वेजिटेशन नहीं था। वहां पर 10 गांव बसे हुए थे, वो छोड़कर जा चुके थे। लोग सूरत, नासिक, बंबई अपनी रोजी के लिए जाते थे। 1991 में वहां पर जंगलों को लगाना शुरू हुआ। मुझे बेहद खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि आज वहां घना जंगल पैदा हो गया है। आज वहां पर जो छोटी मोटी रिवलेट्स या नदियां निकलती थी उसमें पानी आ गया है, ग्राउंड वाटर सुधर गया है, लोग वापस आ गए हैं, लोगों ने सब्जी पैदा करना शुरू कर दिया, लोगों की इकोनॉमी बढ़ गई, लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। ये छोटा उदाहरण है। एक छोटी सी फिल्म है, मैं सोनी जी को उसको साझा करूंगा जो आप लोगों को दे सके, जो एक सक्सेस स्टोरी है कि किस तरह से जंगलों को लगाने के लिए काम हमने नर्मदा में कराया, और वो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। मुझे उम्मीद है, मैं भूल गया, नहीं पहले ही मुझे देना चाहिए था, खैर फिर भी मैं शेयर करूंगा। तो आज जरूरत है कि इस कॉमन हेरिटेज जो हमारा इन्वायरमेंट है, मैं एक यहां तक कह चुका हूं कि इन्वायरमेंट आज हमारा धर्म के रूप में है। आज हमारा धर्म ही इन्वायरमेंट है। उसको एक धर्म के रूप में स्वीकार करके हमको एक बचाने की मुहिम शुरू कर देनी चाहिए बड़ी तेजी से, और कॉलेज से बढ़कर कोई माध्यम हो नहीं सकता है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैंने अपना कैरियर भी एक लेक्चरर से शुरू किया 1981-82 में, सर्विस में आने से पहले, और फिर इसके बाद आज तक मुझे जब भी मौका मिलता है कॉलेज में जहां भी जाने का, मैं वो प्रोग्राम कभी भी नहीं खोता हूं उस अपॉर्चुनिटी को। तो आप लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और मुझे बेहद खुशी है, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि ये कार्यक्रम आपने इतना अच्छा आयोजित किया। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पर्यावरण जो है एक हमारी कॉमन हेरिटेज है, और इस कॉमन हेरिटेज को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि हम सब मिलकर आज से ही लग जाएं इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इसके तमाम कंपोनेंट्स को बचाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, इन वातावरण को, माहौलियात को बचाने के लिए हम एकजुट हो जाएं और हम इसको बचा सकते हैं। ये मेरा दावा है। मैं पुनः कमिश्नर साहब नायक जी का आभार प्रकट करूंगा, जितेंद्र सोनी जी का आभार प्रकट करूंगा कि मुझे इस लायक समझा आपने और मुझे ये मौका दिया कि मैं आप जैसे दानिश्वरों के बीच में अपने अनुभव को शेयर कर सकूं। नायक जी के बैचमेट हमारे साथ काम कर चुके हैं महाराष्ट्र में, बड़े अच्छे हैं। कर्नाटक के लड़के यहाँ मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम किया है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कॉलेज एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि कॉलेज कोई गांव अडॉप्ट करे अपने आसपास में, और वहां पर वो ऐसा माहौलियात पैदा कर दें इन्वायरमेंट की दृष्टि से, सैनिटेशन, हाइजीन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, अवेयरनेस,
विलेज फॉरेस्ट्री, नर्सरी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और ये प्रोग्राम एक डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैकेज हैं या पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको कन्वर्जेंस करके इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, चाहे वो पंचायत से करना हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से करना हो। मैंने नर्मदा में किया है, सफलता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि नायक साहब बहुत ही आउटस्टैंडिंग अफसर हैं, वो इस काम को अंजाम देंगे और कोई ना कोई गांव अडॉप्ट करवाएंगे पॉलिसी के तहत और उस गांव को एक आदर्श बना के देंगे, जिससे ये पूरे देश में फैले ये मामला और कॉलेज का भूमिका। मैंने आपसे साझा किया कि वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, झीलें। उस कमेटी का सदस्य भारत सरकार का होने की वजह से मैंने वहां पर भी ये कहा है कि कॉलेज को इसमें नोडल एजेंसी बनाई जाए। जहां पर झीलें हैं, अगर प्रशासन के पास वो तंत्र नहीं है तो कॉलेज को वो ताकत दी जाए, क्योंकि कॉलेज के पास हर विभाग के लोग होते हैं और सब बड़े विद्वान होते हैं, उनको ये मौका मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि आपने ये उदाहरण, ये मिसाल को चरितार्थ किया है कि अगर आप 1 साल के भविष्य को सोचते हैं तो आप चावल पैदा करते हैं, अगर आप 10-20 साल 50 साल के भविष्य को सोचते हैं तो आप जंगल लगाते हैं, पेड़ पैदा करते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं, तो लोगों को एजुकेट करते हैं। मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं आप तमाम लोगों का, तमाम हमारे प्रिंसिपल साहिबान का, प्रोफेसर साहिबान का और राजस्थान सरकार के कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन का, नायक जी का, जितेंद्र सोनी जी का, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और एडिशनल कमिश्नर गर्ग गोयल साहब का, और तमाम जितने भी आम और खास इससे जुड़े हुए हैं, सभी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा ध्यान आकर्षण किया कि हमें कुदरत के जो संतुलन है जिसको मनुष्य ने बिगाड़ा है उसको पुनः ध्यान देना चाहिए। हमें गांवों को विकसित करना चाहिए ताकि हम ये जो बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है उसकी समस्याओं से हम लोग बच सकें। आपने इस बात पर भी फोकस दिया कि आज आवश्यकता है हमें लोगों को जागरूक करने की, हमें आवश्यकता है हमारे पानी को बचाने की, हमारे मिट्टी को बचाने की, हमारे जंगलों को बचाने की, हमारे झीलों को बचाने की, तो हमारे समुद्रों को बचाने की। और आपने अंत में बहुत खूबसूरती से ये भी कहा कि प्रकृति पर हमें खर्च करना होगा। हमें प्रकृति पर यदि हमने खर्च समय रहते नहीं किया तो शायद हम उसके बहुत बड़े प्रकोप के भागी हो सकते हैं। और आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये कहा कि कॉलेजेस इस पूरी मुहिम में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। यहाँ पढ़ाने वाले लोग और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इस पूरे के पूरे ड्राइव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपने शॉर्ट नोटिस के अंदर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें उद्बोधन से आपने अभिभूत किया, उसके लिए मैं कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन की ओर से और गवर्नमेंट कॉलेज सीकर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत विनोद सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जितेंद्र जी, मैं अपनी ओर से भी, अफरोज साहब आपको सुन के एक ही शब्द आता है, बाकी कुछ कहने के बजाय ये कहना पर्याप्त है कि मजा आ गया। और जितना कमेंट्स चैट बॉक्स में हम पढ़ रहे हैं आपके उद्बोधन के दौरान, तो ऑलमोस्ट इतने सारे लोगों ने लिखा है कि आपका इतना थॉटफुल और इतना सिस्टमैटिक और इतना नॉलेजेबल आपने जो डेलिब्रेशन किया है सर, राजस्थान से लेके आपने समुद्र तक की जो बातें की हैं, वाकई वो हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारे लिए प्रेरणा है और निसंदेह हम आपके उद्बोधन से लाभान्वित हुए हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, काफी समय हुआ है और चूंकि अफरोज साहब जब बोल रहे थे तो लग रहे थे कि ये भी ज्ञान गंगा का भाग है और आपको जितना सुना जा रहा था उतना ही आनंद आ रहा था और समय का आभास ही न रहा। और मैं अब एक हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि हमारे कई प्रिंसिपल्स और हमारे प्रिंसिपल साहिबान और हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारी साथी ज्ञान गंगा ये इसकी नवाचार प्रकोष्ठ में सह प्रभारी डॉक्टर शिवांगना शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर शिवांगना शर्मा। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अफरोज अहमद साहब, सलाहकार महाराष्ट्र सरकार, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री संदेश नायक जी, आयुक्त
आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, विशिष्ट अतिथि श्री BL गोयल जी, कार्यक्रम के राज्य समन्वयक डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी, आयुक्तालय के समस्त जॉइंट डायरेक्टर्स, अधिकारीगण, समस्त प्राचार्यगण एवं आयोजक सचिव एवं प्रतिभागीगण, मैं आयुक्तालय परिवार की ओर से ज्ञान गंगा कार्यक्रम के समापन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, आपका आभार ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने बहुत ही लगन और मन से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, इसको संपन्नता प्रदान की है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि 11 जनवरी से आरंभ हुए इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत ही उत्साह, लगन और जोश के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ऊंचाइयों के शिखर को छुआ। साथियों, किसी भी कार्यक्रम की सफलता 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला तो कि ये कार्यक्रम आयोजक महाविद्यालय कितनी शिद्दत से इस कार्यक्रम को आयोजित करवाता है। तो आपने बहुत ही मन से, बड़ी शिद्दत से प्राचार्यों ने, आयोजकों ने इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत के साथ संपन्न करवाया। दूसरी बात है प्रतिभागीगण कितने मन से इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। तो सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही मन से अटेंड किया, सबने बड़े मन से इसमें भाग लिया, उत्साह से भाग लिया, जिसके फीडबैक्स आपने हमको भेजे। और यहाँ तक कि कई बार तो हम लोगों के पास फोन भी आते रहे आप लोगों के कि मैडम हमारा नाम नहीं आ रहा, आप हमको भी शामिल कीजिए इस कार्यक्रम में। तो हमको बड़ा आपके इन फीडबैक से उत्साहवर्धन होता था कि सबको इच्छा है कि इस कार्यक्रम को हम अटेंड करें। आप सभी ने इस कार्यक्रम को बखूबी, बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में भाग लिया। उतनी ही खूबसूरती से अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी आर्ट ऑफ टीचिंग से अपने विद्यार्थियों को भी उतना ही लाभान्वित करें। बच्चों को हम जितना लाभ पहुंचाएंगे, हम लोग उतनी ही तरक्की कर पाएंगे। मैं आयुक्तालय परिवार की ओर से नवाचार प्रकोष्ठ की सह प्रभारी होने के नाते सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आयुक्त महोदय का, जिनके मार्ग निर्देशन में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर सर हमको इस तरह से निर्देशित नहीं कर पाते तो शायद हम इस तरह सफल नहीं हो पाते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अतिरिक्त आयुक्त महोदय BL गोयल सर का, जिनके पूर्ण सहयोग से हम सफल हो पाए। इस कार्यक्रम में हम सफलतापूर्वक आगे से आगे बढ़ते रहे। हर कार्यक्रम में सर ने हमको बहुत बहुत सहयोग किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समस्त प्राचार्यों को, राजकीय महाविद्यालय के आयोजक प्राचार्यों को और दूसरे प्राचार्यों को, जिन्होंने हम पूर्ण लगन के साथ, निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम में हमारी मदद की और कार्यक्रम को सफल तरीके से समापन सत्र तक लेकर आए। 9 चरणों में हम इस कार्यक्रम को सफलता के आयाम तक पहुंचाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समस्त मीडिया कर्मियों का, जिनके प्रयासों से, जिनकी वजह से हम लोगों की राजस्थान में, पूरे देश में एक पहचान बनी, जिन्होंने मीडिया में हमको एक अच्छी कवरेज दी है, उसके लिए भी मैं उन लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समस्त आयोजकों का और प्रतिभागियों का, जिन्होंने, आयोजकों ने बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़े मन से इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया और बहुत ही लगन से हर समय हम लोगों को से सलाह भी दी और हम लोगों ने उनको सहयोग भी किया और उन्होंने भी हमको सहयोग किया। तो मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समस्त प्रतिभागियों को, जिन्होंने बड़े उत्साह से, लगन से, मन से इस कार्यक्रम का संपन्न किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोगों के फीडबैक से हमको भी उत्साहवर्धन हुआ काफी, और हमको लगा कि आप लोगों में बड़ा जोश है, तो हम इसी कड़ी में फिर आगे भी इस श्रृंखला में आगे पहुंचेंगे और आगे नए आयामों तक इस ज्ञान गंगा को पहुंचाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया और हम ज्ञान गंगा के कार्यक्रम कारवां को आगे लेके बढ़ सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आयुक्तालय के समस्त उन अधिकारियों को, जो हमारे इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम के उद्घाटन और समापन सत्रों में आप लोगों के साथ जुड़े और उनके फीडबैक से, पॉजिटिव फीडबैक से हम लोगों को बहुत ज्यादा हमारे मनोबल बढ़ा और कमिश्नर सर ने भी हमको उस कार्यक्रम को एक बृहद स्तर पर आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए और उसके परिणाम स्वरूप ही हम बराबर से आगे बढ़ते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समस्त अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हमारे उन साथियों का, जिन्होंने हमारे इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग किया और हमारे नवाचार आयुक्तालय प्रकोष्ठ की नवाचार टीम को
जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अफरोज साहब का भी, जो आज के मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, और आपके उद्बोधन के बिना सर ये आज का कार्यक्रम अधूरा रहता अगर आज आप न होते हमारे बीच में इस कार्यक्रम में। और सर आपका उद्बोधन निश्चय ही हमारे लिए एक बड़ा प्रेरणादायी है। और फिर हम चाहेंगे कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर एनवायरमेंट के रिलेटेड कुछ और डायमेंशंस पे, जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन है, प्लानिंग है, फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है, इन पर सर हम कुछ कार्यक्रम आयोजित करवाएं, और जहां आपका मार्गदर्शन और सानिध्य हमें प्राप्त होगा ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। एक बार जरूर। पुनः इस कार्यक्रम में सभी को धन्यवाद के साथ कि हम फिर अगले सत्र में ज्ञान गंगा के नए वर्जन में आपसे मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत आभार। जय हिंद। जय। आप सभी की अनुमति से मैं इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक थैंक यू।